अभी बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है ये। एक तो ये घर ही इतने खूबसूरत होते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात दिल्ली में है। और हाय सर, कॉमरेड साहब के साथ में मैं हूँ। और ये हरियाणा से ही है, हमारा होम स्टेट हरियाणा है, कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं जो बता रहा था कि सीताराम येचुरी जी का ये रेजिडेंस है। उनको अलॉट हुआ अलॉट एज जनरल सेक्रेटरी। हाँ, तो मिस कर रहे हो आप उनको? जरूर, सारा देश ही मिस कर रहा है, बल्कि दुनिया भर में उनकी कमी खल रही है निश्चित रूप से। तो चलो हम बाहर चलते हैं, आइए सर। हाँ जी। तो अर्ली मॉर्निंग है ये, और क्या बात है सर, टैगोर साहब, लेनिन, कॉमरेड सुरजीत सिंह, कार्ल मार्क्स, वीके दत्त, बड़े खूबसूरत लोग हैं ये तो। करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा, ओ माय पी गॉड, सुंदरैया, पी सुंदरिया। जो जाने माने तेलंगाना जो आर्म्ड स्ट्रगल था फार्मर्स का, पीजेंट्री का, उसके एक जाने माने नायक रहे हैं, और आज इनका जन्मदिन भी है अच्छा, संयोगवश क्या बात है। पी सुंदरैया का। तो इनके बारे में आप कुछ बताना। करतार सिंह सराभा मेरे को याद है गदर मूवमेंट की वजह से, हाँ हाँ, इतना गजब का उन्होंने काम किया था। और लेनिन तो है ही, और फिदेल कहाँ है, फिदेल कास्ट्रो? फिदेल कास्त्रो की भी अंदर मिल जाएगी। अच्छा, चे गुवेरा की है। बाहर साइड में होंगे। अच्छा, मेरे को फिदेल कास्ट्रो में इसलिए कह रहा था सर, हाँ हाँ मेरे को एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा याद है। आइए चलते हैं कि फिदेल कास्ट्रो जब 12 साल के थे तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उन्होंने एक लेटर लिखा था डी रोजेवेल्ट को। और उन्होंने लिखा कि भाई मैं यहाँ से हूँ, क्यूबा से, और मैं देखना चाहता हूँ एक $10 का बिल कैसा होता है, तो आप प्लीज़ मेरे को भेजिए। और आप जब विजिट करने आएंगे तो मैं आपको यहाँ की आयरन मिल्स और ये सारा दिखाऊंगा। और फिर देखिए कितना खूबसूरती से पूरा का पूरा उनका रेवोल्यूशन रहा जिंदगी का। वो नहीं, हम यूनिवर्सिटी में जब थे हाँ। तो फिदेल कास्त्रो, चे गुवेरा, क्यूबन रेवोल्यूशन, उनको पढ़ते थे तो बहुत बड़ा प्रेरणा के स्रोत हैं दुनिया भर में। वही। वो तो इंटरनेशनल हीरोज की तरह से। और दूसरा, उस वक्त मैंने अपने स्कूल कॉलेज टाइम पे वो किताब पढ़ी थी इनकी, चे गुवेरा की, मोटरसाइकिल डायरीज, जिसमें वो मोटरसाइकिल डायरीज में 2 वर्जन है उसके। पूरा घूमते हैं वो, पूरा देश को देख रहे हैं और वो सीख रहे हैं। अर्जेंटीना से निकल के वहाँ क्यूबा आते हैं, और अब अपन क्यूबा से अपना वाले देश चल रहा है, हरियाणा। जरूर जरूर। तो कितना बजे चले थे आप? हम सवेरे निकले थे, कोई 6:30 बजे के आसपास। कैसे आए आप? पहले बस में आए, उसके बाद मेट्रो पकड़ ली बहादुरगढ़ से, अच्छा, और फिर यहाँ उतर के मंडी हाउस वॉक कर लिया, यहाँ तक मॉर्निंग वॉक भी हो गई। तो गाड़ी नहीं है आपके पास? नहीं, गाड़ी के बिना काम चल जाता है। अच्छा, वैसे है आप? नहीं, ऐसे घर में तो है, पर कम इस्तेमाल करते हैं। इससे बढ़िया साधन कुछ भी नहीं है बस का और मेट्रो का जो है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो आइए सर, बैठते हैं। आप यहाँ आइए। तो सर, हरियाणा ने रिसेंटली बड़ा इंटरेस्टिंग ही रिजल्ट्स रहे, हाँ हाँ। और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा नहीं, हरियाणा को अपना गढ़ मानती है। किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को एज ए कम्युनिस्ट? गढ़ तो ना तो वो है ना वो मानते हैं इसको। नहीं, जेपी नड्डा ने कहा जीतने के जस्ट बाद कि हाँ, नहीं, हरियाणा वो हमारा गढ़ है। जेपी नड्डा तो कुछ भी कह सकते हैं, अब उसकी तो बात अलग है, लेकिन आम तौर पर ऐसा माना नहीं जाता। ये बात ठीक है कि आज वो एक मुख्य धारा की पार्टी की तरह से अस्तित्व में है देश में भी और हरियाणा में, परंतु हमें तो वो समय अच्छी तरह से याद है जब वो बिल्कुल ही 2 सीट 3 सीट के इर्द गिर्द ही जनसंघ के टाइम से तो एक ही बल्कि आती होती थी। बाद में चलो वो हमारे हरियाणा के नेताओं की जो है दूरदर्शिता की कमी कह लो या जो भी, के उसके चरित्र की वो अवहेलना करके और उनको जो है अपने साथ ले लिया चुनावी लाभ उठाने के लिए। और ये तो उनकी फितरत है कि जो उनको साथ लेगा वो उसको जो है नष्ट करेंगे निश्चित रूप से। तो ऐसा कई नेताओं का हश्र जो है वो हो चुका है, और बिल्कुल ताज़ा दुष्यंत चौटाला एक उदाहरण है उसका। अच्छा सर, मेरे को याद आ रहा है सीपीआई या सीपीआईएम या लेफ्ट पार्टी का एमएलए हरियाणा में आखिरी बार
37 साल पहले हुआ था टोहाना से। 87 में परमवीर सिंह थे 1987 में दो बने थे, सीपीआई के शाहबाद से बने थे और टोहाना से सीपीएम के बने थे। हाँ, तो इतना लंबा गैप, आप लोगों की लेफ्ट पार्टीज का इतना अच्छा मजबूत संगठन होने के बाद भी, वो भी ग्राउंड लेवल पर, आप एक एमएलए तक नहीं बना पा रहे हो हरियाणा जैसे स्टेट में। मतलब एक एमएलए बनाने की ही दिक्कत है सबसे बड़ी। एक बनता है तो कई भी बन जाएंगे, लेकिन एमएलए बनना एक अलग बात है और जन आधार संघर्षों का होना दूसरी बात है। चुनावी ताकत बनने के लिए बहुत कुछ एक विकल्प की तरह से अपने आप को अस्तित्व में डालना जरूरी है, लेकिन आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि ये हमारी कमजोरी है कि हम जितना अपनी ताकत है संघर्षों की, आंदोलनों की, और जितनी हम लड़ाइयाँ लड़ते हैं और जितनी हमारी मतलब निस्वार्थ और कमिटेड भावना से राजनीति करते हैं, उसके बावजूद हम उस पूरी ताकत को चुनावी प्रभाव में और चुनावी असर में परिवर्तित करने में सफल नहीं हुए। ये ज़रूर एक हमारी कमजोरी की बात है जिसके ऊपर गहराई से विचार करने की ज़रूरत है हमें। आपका कहना यह है कि इलेक्टोरल सक्सेस आपके पास नहीं है, चुनावी सक्सेस, और उसका असर आपको नहीं लगता कि आपके पार्टी के संगठन, आपका काम करने का तरीका वो बहुत लथार्जिक है, वो बहुत पुराना है, आप अपनी आइडियोलॉजी मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से चेंज नहीं करते, वही पुराना घिसा पिटा 100-150 साल वाला रेवोल्यूशनरी आइडियाज तो चलो ठीक है, पर आर दे रेलेवेंट इन दिस मॉडर्न टाइम? मार्क्सिस्ट जो आइडिया होता है वो हमेशा रेलेवेंट इसलिए होता है कि वो इवॉल्विंग साइंस है, अपने आप में उभरती हुई, तो पुराना वो पढ़ ही नहीं सकता और किसी भी दूसरी विचारधारा के मुकाबले वो सबसे ज़्यादा अपडेटेड होता रहता है। अच्छा। ये बात सही है कि अपडेट उसको करने के लिए ठोस परिस्थितियों का ठोस मूल्यांकन करना जरूरी है। वो बाई इटसेल्फ नहीं होने वाला कि आपने कहीं जाके और हलफ उठा लिया कि भाई हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट हैं तो बाई इटसेल्फ कोई वो मतलब आप चमत्कार कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये साइंस है जो वस्तुगत परिस्थितियों का सही सही आकलन करके और सही सही उसको लागू करने के बाद ही सफलता उससे होती है, मतलब। अच्छा। और मतलब अगर विफलता भी है उसका भी आकलन इसी से हो पाता है कि कहाँ विफलता हुई है, तो ये पुराना नहीं हो सकता कभी भी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपका जो कोर आइडिया है वो कभी पुराना नहीं हो सकता? सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारा क्या, वो तो साइंस है, दुनिया भर में ही ऐसी बात है कि वो एक डायलेक्टिकल चीज़ है। वो मतलब पहले भी दुनिया में परिवर्तन होते आए हैं और अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। ये उसी में से निकला हुआ एक्सपीरियंस पर आधारित और वैज्ञानिक और प्रमाणों पर आधारित एक सोच है ये। ओके जी। पर सर, हरियाणा के मामलों में जैसे आप देखते हैं कि जैसे कॉमरेड ओम प्रकाश थे, जी जी, जिन्होंने भिवानी से चुनाव लड़ा और करीबन 30-35 हजार से हारे हैं वो। 35,000, हाँ। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि क्या हरियाणा जैसे स्टेट में अच्छे लोगों की, अगर एक सो कॉल्ड अच्छे लोगों की कोई डेफिनेशन है तो उसमें वो फिट बैठ रहे थे ओम प्रकाश जी, कॉमरेड। तो अच्छे लोगों की पॉलिटिक्स में जगह ही नहीं है। नहीं, जगह तो है। कॉमरेड ओम प्रकाश के चुनाव को आप उस तरीके की विफलता के रूप में नहीं देख सकते। ये बात ठीक है कि भाजपा का जो वहाँ विधायक है वो चौथी बार बन गया, लेकिन वो विधायक बना है, उसने चुनाव बेशक जीत लिया हो, लेकिन हमारे साथियों ने और ओम प्रकाश ने जनता के दिलों को जीता है और आज भी उनके दिलों में उनकी लोकप्रियता, उनकी स्वीकार्यता है। अच्छा। अब उसको वोट में बदलना, कई सारे कारक वहाँ पे हैं, वो सीट भी बहुत मुश्किल थी उस तरह से, लेकिन पिछले 20 साल में किसी भी विपक्षी उम्मीदवार ने सबसे ज़्यादा वोट वहाँ पर लिए हैं इस बार। अच्छा, अब ये कहना चाहते हैं। हाँ। सर, आप हरियाणा के इस मैंडेट को किस तरीके से देखते हैं? व्हाट्स योर टेक? हरियाणा का जो जनादेश है वो बराबर बराबर वोट मिले हैं बीजेपी को और 0.8 कांग्रेस गठबंधन। 0.5% डिफरेंस है। हाँ, थोड़ा सा अगर ओम प्रकाश का भी जोड़ लें तो वो डिफरेंस और कम हो जाएगा जिसको कांग्रेस प्लस लिखते हैं वो टीवी में, तो वो तो बराबर है।
लेकिन सीटों का जो फर्क है वो जरूर 10-11 सीटों का पड़ गया। अब ये तो हमारी जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की प्रणाली है उसकी वजह से ऐसा होता है, जिसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व अगर होता, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसकी बजाय ये वर्तमान वाली को हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, कि किसी का एक वोट से भी वो जीत गया और बराबर बराबर भी सीट आ गई तो आधी आधी बराबर बराबर अगर वोट शेयर है तो आधी आधी सीटें नहीं है, बहुत गैप हो सकता है ऑब्वियसली। और 20-20% वोट लिए हुए पार्टियों का एक भी नुमाइंदा लोकसभा में नहीं पहुंच पाता, वरना अगर कायदे से देखा जाए तो 20% के करीब सीटें तो मिलनी चाहिए, जो कई दूसरे यूरोपीय मुल्कों में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लागू है, वो हमारे यहाँ भी नहीं है, होनी चाहिए। तो ये एक तो ये है, और ये जो रिजल्ट है ये अप्रत्याशित है, इसकी कोई अपेक्षा किसी ने की नहीं थी, किसी ने भी नहीं की थी देश में, जो भी चाहे आकलन करने वाले थे या वो कोई ओपिनियन पोल थे या एग्जिट पोल थे या तमाम जो मीडिया के लोग, उनको लग नहीं रहा था, खुद भाजपा को नहीं लग रहा था कि वो जीत सकते हैं उस चुनाव को। लेकिन अब ये है कि भाई कई सारे इस तरह के फैक्टर हैं जिन्होंने इस प्रकार का परिणाम देने में भूमिका अदा की। उसमें बीजेपी की अपनी तिकड़ में बहुत सारी हैं, मतलब वरना कोई आप देखिए कि जहाँ पर कोई कांग्रेस का उम्मीदवार है वहाँ पे 2-3 और उम्मीदवार खड़े कर दिए जाति के आधार पे, ताकि वो वोट उसको वो काट लेंगे और बीजेपी को उसका फ़ायदा, उसमें उन्होंने साधन वगैरह भी वो भी उपलब्ध करवाए हैं। ऐसी दर्जनों सीटें हैं जिनके ऊपर क्लियरली ऐसा है। और कुछ न कुछ कांग्रेस का देखिए, एक होता है अपोजिशन पार्टी बनना एक बात है, लेकिन अपोजिशन की भूमिका अदा करना और एक विकल्प पेश करना वो ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ है। तो कहीं ना कहीं मतलब वो भाजपा की जो तिकड़ में थी, मैनिपुलेशन थी, उसको वो भांप नहीं पाए और ना ही वो शायद उसको टैकल करने में सक्षम भी थे। ओवर कॉन्फिडेंस भी उनमें रहा, ऐसा लग रहा है। मतलब ओके सर, इसमें दो इंटरेस्टिंग बातें आपने कही कि एक तो कि भाजपा ने तिकड़मबाजी करके कुछ अपने कैंडिडेट खड़े करे, अपने कैंडिडेट इन द सेंस कि जो कुछ इंडिपेंडेंट थे उनको फेवर किया किसी भी तरीके से, तो उसकी वजह से भाजपा के जो एमएलएज थे वो जीते। पर यही चीज़ कांग्रेस के साथ भी तो हुई। नहीं एक जस्ट अ सेकंड, लेट मी कंप्लीट। कांग्रेस के बड़े लीडर्स ने भी तो अपने जिनको कांग्रेस की टिकट मिली थी उनके अलावा कैंडिडेट खड़े करे उनको हरवाने के लिए। हाँ, नंबर एक। नंबर दो, आप जब ये बात कहते हैं कि ओपोजिशन और कांग्रेस, ओपोजिशन और कांग्रेस और उनका एक वो कर्तव्य निभाना ओपोजिशन का, तो वो इतनी लेथार्जिक पार्टी हो चुकी है आज के दिन कि आप उसको एक सक्षम ओपोजिशन के रूप में किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि वो चलो ओपोजिशन में तो हैं, पर क्या वो अपना दायित्व तो उस तरीके से निभा रहे हैं? दो चीज़ है इसके अंदर। एक तो जो आप पहले कह रहे हो कि कांग्रेस ने भी ऐसे उम्मीदवार खड़े करके कांग्रेस अपने लीडर्स ही ने उम्मीदवारों को हरवाया, मतलब कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने, ये बात डिनाई नहीं की जा सकती। और खुद कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवार ही कह रहे हैं कि हमें हमारी पार्टी ने हरवा दिया, मतलब हमारे लीडरों ने। लेकिन एक दूसरी बात मैं कह रहा हूँ जो इसमें महत्वपूर्ण थी, तिकड़म केवल इतनी नहीं थी बीजेपी की, उन्होंने जातीय आधार पे ध्रुवीकरण करने की कोशिशें की और कुछ हद तक वो कर भी पाए, जिसका सीधा असर पड़ा। मतलब अब इसमें जैसे शेड्यूल कास्ट का श्रेणीकरण करने की जो कैटेगराइजेशन है वो भी एक फैक्टर काम कर गया, वो एन मौके के ऊपर उन्होंने किया। अब उसका असर तो पड़ता है। देखो, कुछ बिरादरियां जो दूसरियों के मुकाबले उनको कम अवसर प्राप्त, वैसे शेड्यूल कास्ट हो चाहे दूसरी कास्ट हो, अवसर किसी को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा छलावा पैदा कर देना कि बढ़िया हो गया, देखो जी अपना ही अलग श्रेणी हो गई, अपने को फायदे मिल जाया करेंगे, वो प्रभाव देने में वो कामयाब हो गए। और आम आदमी फिर वो जातीय भावना के अंदर आता है। वो पूरी तरह कर पाए मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ध्रुवीकरण करने की उन्होंने कोशिश की और उसका जो प्रोपेगेंडा किया वो बहुत ही ओछे किस्म का भी था, जिससे वैमनस्य फैलाने की
मतलब बातें फुल पेज के एडवर्टाइजमेंट डाले गए कि उस टाइम पे ये हुआ था, याद करो उस टाइम पे ये हुआ था, अगर वो जीत गए तो तुम्हें जीने कौन देगा। मतलब अंकल, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये इशू तो कांग्रेस ने ही थाली में परोस के बीजेपी को दिया था। कांग्रेस के वर्कर्स की, लीडर्स की, दलितों के प्रति, या मैं बिल्कुल ब्लंटली ये कह रहा हूँ, इतनी अभद्र भाषा थी कि ये अपने आप उन्होंने इशू बना दिया, जिसको जिसको कैच ऑन किया फिर बीजेपी ने। आप नहीं समझते ऐसा है? जरूर किया, और सबसे ज्यादा उसको कानाफूसी भी उन्होंने ही की। लेकिन वो मतलब कांग्रेस पार्टी के ऊपर नहीं डाला जा सकता। एक आदमी की जो मूर्खता और उसकी जो ओछापन है जो कमेंट देने का, वो उसको पूरी पार्टी का नहीं कह सकते। और ना ही कोई ऐसा प्रचार उस तरीके से रहा, क्योंकि दलितों का अच्छा खासा हिस्सा दूसरी बिरादरियों का कांग्रेस को भी पड़ा है इन तमाम चीज़ों के बावजूद। इसका मैं दूसरे तरीके से अगर देखें तो दलित की आपने बात करी, मैं बात करता हूँ दूसरी बड़ी कम्युनिटी की, जो हरियाणा में जाट। अब आप बात करते हैं कि जाट ने कांग्रेस को वोट दिया, पर जाट ने कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को तो खूब भर के वोट दिया है। ऐसा भी नहीं है कि सभी जाट्स ने एक तरफा वोट दिए कांग्रेस को, क्योंकि जाट डोमिनेटेड एरियाज में सीट्स पे बीजेपी के एमएलएस बन के आए हैं। नहीं, जरूर बन के आए हैं, और वो जो बन के आए हैं वहाँ पे दूसरे जाट उम्मीदवार रिबेल जो खड़े हैं उनको भी अच्छा खासा वोट पड़ा हुआ है। उसको हम बीजेपी का नहीं कह सकते, अपोजिशन को पड़ा है, क्योंकि बीजेपी को तो 40% से कम वोट, 60% से ज़्यादा तो बीजेपी के खिलाफ ही पड़ा ना। तो अगर 40% वोट कांग्रेस को पड़ा है तो वो एक जाट बरादरी का तो नहीं है ना। ऑब्वियसली वो नहीं है। दूसरी बिरादरियों ने, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा, हालांकि हम केवल शुद्ध रूप से जाति के आधार पर अगर किसी ने कहाँ वोट किया ये बता ही नहीं अगर सकते उस पे अपन नहीं बता को सकता है, वो अलग बात है। अब CSDS का एक सर्वे है, उसने कास्ट बेस के ऊपर आकलन कर रखा है। लेकिन मैं बात दूसरी कह रहा हूँ जी। कि वो हमेशा कोई बहुत अच्छे मतलब मीनिंगफुल रिजल्ट निकालने में कामयाब नहीं होता जब तक हम लोगों को उनके पेशे और वर्गीय आधार के ऊपर भी ना देखें। केवल कास्ट के फ्रेमवर्क में हम घुमाते रहें तो पूरा का पूरा चुनाव का जो विमर्श है वो जिंदगी के असली सवालों से भटका देता है चुनाव को। और ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण होता भी रहा है और हो रहा है अभी भी। अब जब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हो रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि वही उसी तरीके से वो जातिवादी फ्रेमवर्क में उस सारे विमर्श को रिड्यूस किया जा रहा है। जबकि वहाँ किसान आंदोलन बहुत मजबूत रहा, हमारे यहाँ भी किसान आंदोलन का प्रभाव रहा और आज भी है। उसको किसान की बजाय एक जाति विशेष से जोड़ दे, या मान लो मजदूर भी जो संघर्ष कर रहे हैं अपने बुनियादी रोजगार और आजीविका के सवालों के ऊपर, या अपने मतलब मान सम्मान के लिए, तो उसका कहीं मजदूर के रूप में दर्ज ही ना हो। तो ये एक पहचान की राजनीति आजकल काफ़ी हावी है, मतलब कि लोगों को अपनी अपनी अलग अलग पहचानों में सिकोड़ दो और उनको नागरिक के तौर पर ना देखा जाए। किसान, मजदूर, महिला या कारीगर या मतलब कर्मचारी के रूप में ना देख के सबको शुद्ध रूप से जातियों के खानों के अंदर बांट दो। और न केवल बांट दो बल्कि एक जाति को दूसरी जाति की प्रतिस्पर्धा में खड़ा करके और इस तरह पेश कर दो कि तुम्हारी गरीबी और दुर्दशा और बेरोजगारी के लिए ये जिम्मेदार है दूसरी जाति जो है। या मान लो हिंदू मुसलमान के रूप में जो आजकल जिस तरह पेश किया जा रहा है, मोदी जी जो कल परसों भाषण दिए हैं कि लड़कियां तक भी मतलब तुम्हारी उठा ले जाएंगे, ये सारी पहचान की राजनीति, उनके बीच में ही एक दूसरे के दुश्मन खड़े करने की ये कोशिश है। और अपनी जो तिकड़ में और उनकी अपनी जो नीतियां हैं उसको जो है वो पृष्ठभूमि के अंदर धकेल देते हैं इस प्रकार। वरना तो आप 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कोई छोटी थोड़ी ना है। और अगर वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती तो उन्हीं के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को वो क्यों हटाते। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि एंटी इनकम्बेंसी तो थी और उनकी नीतियों से लोग खफा थे, उनके अंदर रोष था। उस रोष को आगे से हटाने के लिए एक चेहरे को हटा के दूसरा चेहरा सामने ले आए, मतलब नीतियां नहीं बदली हैं उससे। सर एक इंटरेस्टिंग बात है कि 2014 से बड़ा मैंडेट बीजेपी को मिला है। आप ये बात समझ रहे हो? 2014 से बड़ा मैंडेट 48 सीट मनोहर लाल खट्टर को भी नहीं मिली थी, 10 साल के बाद में बीजेपी को मिली है। इसका मैं एक लॉजिक बताता हूँ आपको।
लोग ये समझते हैं और ओपिनियंस भी हैं कि देयर वाज ए ग्रेट केमिस्ट्री बिटवीन पीपल ऑफ हरियाणा एंड कांग्रेस, बट उन कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनकी आपस में इतनी ज़्यादा बिटरनेस थी, इतना ज़्यादा उनका ख़राब माहौल था कि उस केमिस्ट्री को वो वोट में तब्दील नहीं कर पाए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट कि भाई मेरे को चीफ मिनिस्टर बनना है, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो शैलजा हो। एक तरफा माहौल था, आज भी है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, पर भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी अच्छी थी, उन्होंने चुनाव अच्छे तरीके से लड़ा और जो इमोशन था लोगों का, जो एक केमिस्ट्री थी कांग्रेस के प्रति, एक भावना थी, उस भावना को एक लीडरशिप ने कन्वे तो नहीं किया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो नहीं था जिससे लोग वोट पड़ते कम से कम कांग्रेस को। लेकिन 2014 के बाद तो 2019 भी है, जहां भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में कितनी बड़ी गिरावट है, 16-17% की गिरावट है, और कांग्रेस के वोट शेयर में 12% की वृद्धि है। 14 के बाद तो 19 का एक और इलेक्शन हो चुका ना, और उसके अंदर भाजपा को बहुमत नहीं मिला, और लोकसभा का एक 2024 का इलेक्शन हो चुका, जिसके अंदर 10 में से 5 सीट लूज कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। ये तब बड़ा जनादेश क्यों नहीं मिला उनको? किसी भी चुनाव के जनादेश को किसी दूसरे चुनाव के जनादेश से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन और जो समीकरण बनते हैं राजनीतिक ताकतों के, वो भिन्न होते हैं वास्तव में, और मुद्दे भी बदल जाते हैं। अब 2019 का जो इलेक्शन था, वो पुलवामा का मुद्दा सभी को पता है कि जिस तरीके का हुआ, और वही सेंटीमेंट जो ही आगे से हट गया तो बीजेपी 2019 का कुछ महीने के बाद चुनाव हार गई, और दुष्यंत चौटाला अगर वो 10 सीट लेके उनकी जोली में नहीं बैठते तो सरकार नहीं बनती। इसलिए बात ये नहीं है कि उनको अभी भी कोई लोकप्रिय जनादेश नहीं मिला है, इसको लोकप्रिय जनादेश नहीं कह सकते हैं। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप पूरे हरियाणा में घूम लो, अगर कोई भी समुदाय खुशी महसूस कर रहा हो इस बात पे, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो कोई कांग्रेस के हारने से खुश हैं या निराश हैं, या मैं ये बात नहीं कह रहा। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि एक लोकप्रिय जनादेश में लोगों को इस बात की खुशी होती है कि अभी हमें कुछ मिलेगा, तो मुद्दों के ऊपर आधारित कोई ऐसा जनादेश नहीं मिला है जिससे लोगों की कोई अपेक्षा जाग गई हो। अब कितने दिन हुए होंगे, और कल बहुत बड़ा प्रदर्शन किसानों का कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ है, मुख्यमंत्री के रेजिडेंस के ऊपर। और ये जो सारे के सारे धान ना बिकने का सवाल है, या खाद नहीं मिल रहा, थानों में पुलिस के थानों में खाद की बिक्री हो रही है, पता नहीं वो थानों का सदुपयोग है दुरुपयोग, लेकिन ये आप देखिए इससे क्या विफलता नहीं है, गवर्नेंस फेल्योर। आप तो रोष और जो गवर्नेंस का सवाल नहीं है ये केवल मात्र, ये उनकी नीति है कि आहिस्ता आहिस्ता खाद से, बीज से, क्रेडिट से वंचित कर दो लोगों को, बिजली से, ताकि सब प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर कर दें। ये उस दिशा में बढ़ रही, इसीलिए वो बार बार सब्सिडी घटाते रहते हैं खाद की। जब वो महंगी हो जाएगी तब कारपोरेट सेक्टर खाद लोगों को अंदर बेचने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा। सर 2024 का इलेक्शन, कांग्रेस की 5 सीट आती हैं हरियाणा में आउट ऑफ 10, कांग्रेस की 1 से 5 एक तो वो चलो राज्यसभा का था, 0 से 5 हुई। कांग्रेस ने इस तरीके से जश्न मनाया कि उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है, पर आप इसको उल्टा आप पलट दीजिए इस व्यू को एक तरीके से। भारतीय जनता पार्टी जिसकी 10 साल सरकार रही है, उसने 10 में से 5 सीट बचा ली, ठीक है। कांग्रेस जिसको 10 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ, और वो पार्टी 10 में से 5 सीट जीत रही है, और वो इस तरीके से जश्न मना रही है कि 10 की 10 जीत गई है। वो उनको लगा कि हमने 5 सीट गेन कर रही है, रादर देन उन्होंने 5 लूज करी 10 में से। बात ठीक है जो तुम कह रहे हो, लेकिन सच्चाई की बात यह भी है
कि और भी 2 सीट या 3 सीट वो लूज कर सकते थे जो तकनीकी कारणों से इधर उधर। तकनीकी कारण क्या होते हाँ, हैं सर? लेकिन मैं ये What is कह your रहा definition हूँ of कि तकनीकी कारण? जश्न मनाने का सवाल नहीं, सवाल क्या उस अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा निकालेंगे तो पहला नतीजा क्या बोलेगा, सिट्टा जिसको कहते हैं पंजाबी में, पहला निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 सीटों का दावा कर रही थी उसको 240 पे अटका दिया। ये पहला सिट्टा निकल रहा है। ठीक है। कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, ये सिट्टा 2 नंबर पे निकलेगा। पहला सिट्टा ये निकलता है और उसके अंदर आप देखेंगे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश कितने बड़े झटके दिए हैं और ये सारी वो जगह हैं जहाँ किसान आंदोलन का प्रभाव ज़्यादा था। तो हम उसको इस रूप में आप कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं कि भी 5 सीट वो बचाने में कामयाब हो गए मतलब, लेकिन ये तो इस एम्फेसिस किसी पे डाल लो, 5 लूज भी तो करी हैं उन्होंने, इसमें कोई सर शक आप नहीं। एक इंटरेस्टिंग बात, सवाल है मेरा ये, हरियाणा में 2 नेशनल पार्टीज हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। रीजनल पार्टीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है हरियाणा में। 1-2 एमएलएज उनके हैं, जेजेपी की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरा आईएनएलडी की बात कर रहा हूँ। Does left party CPIM और CPI has the credibility or the capacity to make any difference in Haryana right now? या एक तीसरी पार्टी के रूप में उभर के उनको एक अलग ऑल्टरनेट दे सकती है? ऑल्टरनेट मतलब पार्टी के तौर पे इमीडिएटली हम दे पाएंगे, सवाल ये नहीं है। वास्तव में सवाल ये है कि ऑल्टरनेट मुद्दों के ऊपर कोई विमर्श स्थापित हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और ऑल्टरनेटिव मुद्दों का मतलब ये है कि जो हरियाणा की बहुमत जनता की आजीविका से जोड़ के उन इश्यूज़ को स्थापित कर दे। और इश्यूज़ का मतलब हो गया ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स भी। तो पॉलिटिक्स वो केवल सीपीआई सीपीएम अपने नाम से दे पाए ये शायद मतलब अभी दूर की बात हो, परंतु इस प्रकार मुद्दों का एक आंदोलन खड़ा होना जिसके अंदर एक राजनीतिक विकल्प की परिकल्पना समाहित हो, उसमें इनहेरेंट हो ऑल्टरनेटिव इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, उसकी संभावना है। और हमें ये लग रहा है कि अब जो जिस तरीके की एक डिसएन्चांटमेंट और असंतोष है लोगों के बीच में, उस स्थिति में इस वैक्यूम को पूरा करने की दिशा में, क्योंकि देखिए हमारा हरियाणा, बेरोजगारी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हरियाणा में, और उस बेरोजगारी का रूप ये है कि ये जितनी तेज़ी से निजीकरण वहाँ पे हुआ, 2 लाख नौकरियाँ खाली हैं। आज भारतीय जनता पार्टी 24,000 सी और डी ग्रुप की नौकरियां देके बहुत बड़ी उपलब्धि पेश कर रही है, जो कि हैं भी 14-15 हज़ार कुल मिला के। और जब वो भी देखेंगे तो बहुत सारे उन में और कहीं नौकरी मिल गई, वो ज्वाइन नहीं करेगा, सिलेक्शन हो गया, हम उसमें नहीं जा रहे। लेकिन बात ये है कि उस युवा के पढ़े लिखे की स्थिति क्या बन गई, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोडवेज, सड़कें, बिजली, पानी, सभी कुछ निजीकरण करेंगे और नौकरियां निकल नहीं रही, सारी नौकरियां कच्ची लग रही। विदेश में जाने के लिए युवा जो है वो ज़मीन बेच बेच के और दलालों को 80-85 लाख रुपए देके, अब ये नहीं पता कौन से देश में जाके ड्रॉप कर देंगे उनको। ये भयंकर स्थिति हरियाणा के अंदर है और भविष्यांधकार में नशाखोरी बहुत बड़ी समस्या के तौर पर सामाजिक बुराई की तरह से हमारे सामने खड़ी है। तो इसको केवल हम आर्थिकता के बेस पर ना देखें, बल्कि आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलू उस संकट के हैं जिसका संबोधन ज़रूर करना पड़ेगा। और वो संबोधन केवल पार्टियां कर पाएंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि जन संगठन है, किसान आंदोलन है, मजदूरों के आंदोलन, कर्मचारियों के, महिलाओं के, दलितों के, उन सब का समावेश जरूरी है। और उससे जो एक चर्निंग, मतलब जिसको उद्वेलन हम कहते हैं, वो आएगा, उसमें से एक स्वस्थ राजनीति की नींव कह सकते हो या फाउंडेशन, उसकी शुरुआत होगी। ओके, ये है सर। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसे आपने इश्यूज़ की बात करी कि भाई इश्यूज़ बेस्ड पॉलिटिक्स अगर हो तो सीपीआईएम सबसे कारगर है। आपकी मैं क्रक्स निकालूं तो, या मेरा खुद का ओपिनियन है हरियाणा के लिए, पर सीपीआईएम वहाँ मेहनत करे तो। इश्यूज़ की आप बात करेंगे तो बीजेपी कम्प्लीटली फेल है हरियाणा में, चाहे डेवलपमेंटल इशू हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, वो सारा का सारा है। पर सर मैं अगेन एक बात आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि
एक डोमिनेटेड कम्युनिटी हरियाणा की, और मैं बोल भी देता हूँ जाट आज ये फील कर रहे हैं कि उनको एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत है जो उनको भी लेके चले और जितने भी अलग अलग कास्ट हैं उनको भी लेके चले, और जो कम से कम हमारा रिप्रेजेंटेशन कर सके, प्रतिनिधित्व कर सके। चौटालाज क्या उस गैप को दोबारा फुलफिल कर पाएंगे? मैं फिर वही जवाब दूंगा कि ये केवल पार्टी की तलाश करने से तो निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि कोई इंडिविजुअल उस वैक्यूम को भर देगा, ये बनने वाली बात नहीं है। मतलब पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज, एंड इन दैट रेस्पेक्ट हरियाणा इज पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो कंट्री लेवल पे जो है वो हरियाणा में भी है। और कांग्रेस पार्टी के बारे में आपने जो भी कुछ कहा हो, लेकिन सच्चाई की बात यह है कि आज देश में मुख्य विपक्षी पार्टी है वो। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रही है, हर लिहाज से ही, वो देश के संसाधनों को बेचने का भी सवाल है, वो साम्राज्यवाद पे समर्पण करने का है, वो नफरत फैलाने का है, लोगों की एकता तोड़ने का है, कॉरपोरेट सेक्टर का घर भरने का। कितनी बड़ी आप देखिए डिस्पैरिटीज हैं, मतलब असमानताएं, विषमताएं जो हम दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत के अंदर है। तो वो उसका प्रभाव वहाँ भी है। तो जिनको आप राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टियां आप कह रहे हो, उनके रिवाइवल की जो संभावना का सवाल है, वो भी इस पे निर्भर करेगा कि वो क्या लेके लोगों के सामने जाएंगे, मतलब और क्या किस मुद्दे पे वो लामबंद करते हैं लोगों को। और वो भारतीय जनता पार्टी की या और जो दूसरी आर्थिक लोगों की समस्याएं हैं, इस बेरोजगारी का क्या समाधान वो करेंगे, कृषि संकट का क्या समाधान है। आप एक बात देखिए कि आज हम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कह रहे हैं या मज़दूरों को न्यूनतम मजदूरी और मनरेगा वगैरह की बात कह रहे हैं, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि रूरल साइड के जो मेहनतकश लोग हैं, किसान मजदूर, उनकी जेब में पैसा जाए, पैसा जाएगा, परचेजिंग पावर उनकी बढ़ेगी। और आज मतलब अगर आर्थिक स्थिति हम देखें, चलो कृषि संकट को अलग रखें, आर्थिक संकट का आधार क्या है? आधार ये है कि लैक ऑफ डिमांड, मांग की कमी। दुनिया भर का एक कंटेम्परेरी कैपिटलिस्ट क्राइसिस है, मांग की कमी है, यानी लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो खरीदने की क्षमता लूज कर रहे हैं, उनकी जेब में जाएगा तो रूरल इकॉनमी साउंड होगी और उससे ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी पैरामीटर्स इम्प्रूव होंगे। ये सच्चाई की बात है। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो किसान के आंदोलन के संदर्भ में जो एमएसपी का जो हमारा सवाल है या कर्जा मुक्ति करने का उनका जो सवाल है या इनपुट्स की लागत घटाने का जो वो सवाल है, या मतलब मज़दूरों कारीगरों के लिए मतलब कोई आवास का, कोई भूमि का, कोई उनके शिक्षा स्वास्थ्य की चीज़ें कैसे पूरी हों, ये सवाल सामने लाने पड़ेंगे। बहुत देर तक लोगों की आंखों से आप उनको ओझल नहीं कर पाएंगे, समय लगेगा, वो ठीक बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो अदर रीजनल पार्टीज़ हैं वो किस रूप में इन मुद्दों का संबोधन करती हैं, इस पे भी काफ़ी निर्भर करेगा। लेकिन उससे भी बड़ा निर्भर इस बात पे करेगा कि इन तबकों के खुद के आंदोलन जो हैं वैकल्पिक नीतियों की मांग करते हुए उभरने जरूरी है। और ये हरियाणा में भी उतनी प्रासंगिक है जितनी देश में। क्या आपको लगता है इन मुद्दों पे हरियाणा में चुनाव होते हैं जो आप बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ नहीं हो रहे, यही तो सबसे दुख की बात है। और मैं इसीलिए कह रहा था कि जाति के खांचों में सब कुछ बंद करके और चुनाव में एक हवा खड़ा कर दिया जाता है और ये जो असली वास्तविक मुद्दे हैं इनको पृष्ठभूमि में धकेल दिया जाता है। लेकिन जब जनता खुद इन मुद्दों को उठा लेगी तो किसी राजनीतिक पार्टी के हाथ में नहीं रहेगा कि वो उन मुद्दों को दूर हटा दें या उसकी अनुपस्थिति में चुनाव हो जाए। मुद्दों पे भी होते हैं चुनाव, ऐसी बात नहीं है। पर सर किसान आंदोलन इतना बड़ा मुद्दा था, मुद्दा इन द सेंस कि इतना बड़ा आंदोलन था वो, उस आंदोलन के बावजूद भी बीजेपी ने सरकार बना ली। नहीं ठीक है, बना ली बावजूद इसके लोग कहेंगे कि बीजेपी के पीछे पड़ गए। नहीं पढ़ने का सवाल नहीं है। बात पता है क्या है कि
किसान आंदोलन या था, ए- ए- उसकी एक- उपलब्धि भी sorry है to और वो interrupt। वेस्ट नहीं गई। अगर बीजेपी ने सरकार बना भी ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब जाया चला गया किसान आंदोलन। एक सेकंड में सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ। हाँ। या कांग्रेस पार्टी ने या हरियाणा के किसानों ने उस किसान आंदोलन को एक सिर्फ एक जातिगत आंदोलन तक सीमित कर दिया या एक पार्टी का आंदोलन तक सीमित कर दिया, जिसकी और जैसे रेसलर प्रोटेस्ट भी वैसा ही हुआ। कांग्रेस पार्टी नहीं नेतृत्व कर रही थी उस आंदोलन का कि उन्होंने उसको मतलब सीमित कर दिया हो जातीय सीमाओं में। चुनाव के अंदर भी मैं ये कह रहा हूँ, मतलब कांग्रेस पार्टी की अपनी छवि केवल किस कास्ट के साथ जोड़कर देखी गई वो एक अलग सवाल है, उस पर बात की जा सकती है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी किस तरह से व्यवहार कर रही है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, ना हम उसका जवाब दे सकते कुछ। लेकिन ये परिस्थिति बस तब तो चुनाव नहीं थे जिस टाइम पे हमारा आंदोलन 13 महीने चला, 380 दिन बॉर्डरों के ऊपर बैठे रहे हम, कोरोना के अंदर भी। उस दौरान भी उस आंदोलन के ऊपर जातिवाद की छाप लगी, तब तो चुनाव नहीं था। वो बोले जाटों का है, कभी कह दिया खालिस्तानियों का है, कभी यहाँ से मदद मिल रही कभी वहाँ से, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसको बदनाम नहीं कर पाए और एक जाति विशेष का फट्टा नहीं लगा पाए थे मतलब, और उसको लोकप्रिय समर्थन मिला। परंतु अब जो है वो किसान आंदोलन को, वो समस्याएं तो खड़ी, 3 कानून वापस होने के बाद छोटी सफलता नहीं है जो मोदी को झुकाया, ये पहली बार ऐसा हुआ 10 साल के अंदर। लेकिन आगे जो मुद्दे बच गए हैं वो तो बड़े बुनियादी मुद्दे हैं, क्योंकि किसान कर्जे में जा रहा है, उनकी स्थिति खराब है और कृषि की नीतियां अभी भी उनकी बदली नहीं है, अभी भी वो प्रो कॉरपोरेट उसी तरीके से आगे बढ़ती जा रही हैं। अभी धान नहीं उठ रहा, जैसे नहीं खरीदा गया, टाइम पे लिफ्टिंग भी नहीं हुई, और बीजेपी कहती थी हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये प्रति क्विंटल देते हैं और यहाँ भी दे देंगे। आज वो 2300 में खरीदने को तैयार नहीं है। आज 8,500 रुपये प्रति क्विंटल मूंग का भाव है, 6,000 6,500 रुपये बेचने को मजबूर है किसान प्रति क्विंटल, 2-2,500 रुपये प्रति क्विंटल का घाटा उठा रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये आंदोलन ना तो अतीत की बात हो गई है और ना ही वो फिनिश ऑफ हुआ, उसकी फेजेस बदल रही है। अब आप देखेंगे 26 नवंबर को पूरे देश में मतलब हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे किसान मजदूरों के बड़े प्रदर्शन होंगे उन सवालों को सामने लेते हुए। सर पी साईनाथ जी की एक बड़ी खूबसूरत किताब है एवरीबॉडी लव्स ए गुड रोट, और उसमें स्टार्टिंग के 1-2 पेज में ही वो लिखते हैं कि एक बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट, पढ़ी है मैं। हाँ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। आपको धूप तो नहीं लग रही ज्यादा नहीं अंदर कोई में? बात हाँ, नहीं, चलेगा। हाँ ब्लॉक तो उसमें बोलते हैं कि उसकी फुल फॉर्म होती है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, हाँ, और वो ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। पर जिस तरीके से हिंदुस्तान में बीडीओ काम कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए कि ब्लॉक द डेवलपमेंट ऑफिसर, कि ये भाई ब्लॉक द डेवलपमेंट ऑफिसर है, कि जो भी डेवलप्ड चीजें होएगी, जो भी स्कीम्स पॉलिसीज आएंगी उसको ये ब्लॉक कर देगा। तो इस तरीके से हिंदुस्तान की सरकारें हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, उनका जो सिस्टम है, वो ब्यूरोक्रेसी है, वो इतनी आलसी लथार्जिक है कि उनको किसानों को या आम नागरिक को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ऐसा नहीं, वो लेथार्जी वाला जो कंपोनेंट ये है वो कनिंग है, चालाक है। नहीं, वो सब कुछ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जिस चीज़ के लिए खड़ी की गई है वो वही रोल कर रहा है। और जो ओरिएंटेशन है, नीतियों की जो दिशा है, वो एक्सक्लूजनरी है, इंक्लूजनरी नहीं है। मतलब वो एक्सक्लूजन करती है बड़े तबकों का। तो उन तबकों का एक्सक्लूजन कैसे इंश्योर किया जाए, वो उस ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से होता है। जो आप वीडियो का उदाहरण दे रहे हैं, हमारे एक टीचर भी कहते थे ऑफिसर टू ब्लॉक द डेवलपमेंट। लेकिन सवाल ये नहीं है, वो एक्सक्लूजन ये है कि वो दिशा जिनके बेनिफिट के लिए नीतियां बनी हैं, वो बेनिफिट वहीं जाना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा, जो अब मैक्रो लेवल के ऊपर नीतियों का जब प्रभाव देखेंगे कि किसान या प्रोड्यूसर कुछ भी कच्चा माल पैदा करता है, आप उसके दाम देखिए, और वो पक्के माल में कन्वर्ट करके जब मार्केट के अंदर बेचती है कंपनी, उसके दाम देखिए, ह्यूज गैप है, ट्रेमेंडसली गैप है, ट्रेमेंडस है। और मतलब एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे जाके वो
अमैश कर रहे हैं वेल्थ और इसको लूट रहे हैं जिस तरीके से। मतलब सेब जो है वो 40-50 रुपए किलो लेके 300 रुपए किलो बेच दिया जाएगा अडानी जो करेगा। या हम दूसरी जो बात कहते हैं, गन्ना सस्ता, चीनी महंगी, कपास सस्ती, कपड़ा महंगा, चना सस्ता, दाल महंगी और धान सस्ता, चावल महंगे। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी लूट है। इसी से कॉरपोरेट फल फूल रहा है। और जब उन लोगों की ये कट हो रही है अर्निंग, तो जाहिर है वो तो कर्जे के अंदर जाएंगे, क्योंकि लागत की मूल्य तो कम नहीं हो रही। और वो जो है लूट उनकी बराबर होने लग रही है। जो खरीदार वो खुद ही हैं, उनके भी दाल के, चावल के, तमाम चीज़ों के, कपड़े के खरीदार वही किसान मजदूर हैं जिनसे उसको लूटा गया था। तो वो तो कर्जे में चले गए और उसको वो मुक्त नहीं करना चाहते, और उनके 16 लाख करोड़ रुपए कारपोरेट सेक्टर के राइट ऑफ कर दिए, उन पे कलम फेर दी। आप एक मेरे को बात समझाओगे कि आप लोग, हम लोग मांग करते हैं एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए किसी भी फसल का। हम लोग ये मांग क्यों नहीं करते कि जो हमारी फसल से कोई भी चीज़ तैयार हो रही है, कोई उसका वैल्यू एडिशन जो लास्ट स्टेज पे जो तैयार हो रही है, वो वैल्यू एडिशन होने के बाद जो उसका प्राइस सेट हो रहा है उस पे हमारे को कुछ पैसे मिले? देखिए, ये एमएसपी C2+ 50% बोलते हैं हम, जो डॉक्टर स्वामीनाथन ने फार्मूला रिकमेंड किया, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट जो है लागत की, और उसके अंदर 50% जोड़ के आप खरीद लो, उसके लिए लीगल गारंटी दे। ये कोई मुक्ति का या कोई लास्टिंग सॉल्यूशन नहीं है, ये भी एक आरजी सॉल्यूशन है। जो आप बात कह रहे हो, बेसिकली स्ट्रेटेजिक मांग हमारी वो है पॉलिसी के लेवल पे कि छोटी छोटी ज़मीनें हो गई, सबके पास उतने संसाधन नहीं है छोटे किसान के, तो एक तो उनके स्तर के ऊपर सरकार कोऑपरेटिव्स को पुश करे अपनी स्टेट सपोर्ट के साथ, और उसके बाद जो माल प्रोड्यूस होता है उसको भी कोऑपरेटिव नेटवर्किंग के माध्यम से सस्ते दामों पे उपलब्ध करा दे। दूरगामी लेवल के ऊपर जाके वो किए जाने की ज़रूरत है। ये तो एक इंटरिम डिमांड की तरह से आप समझो, जो कहने की बात ये है कि मरीज को ऑक्सीजन देने वाली बात है, वो उसका पक्का इलाज फिर भी नहीं है। सर ये अपना कौन सी जगह है वो यार, कौन सा कॉन्टिनेंट है, भूल गया, प्रदेश का नाम है, याद है मेरे को, पेरू एक देश है अमेरिका के पास में है। वहाँ पे फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, और उनका प्रोटेस्ट था, ट्रैक्टर लेके वो आए कि हमारे को पेंशन मिलती है 35 लाख 40 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से, या एक टाइम पीरियड के अंदर में, तो हमारी पेंशन बढ़नी चाहिए। तो क्या हिंदुस्तान में ये भी प्रैक्टिकल हो सकता है कि किसान को भी इस तरीके की पेंशन या ऐसी कोई चीज़ उनके लिए स्टार्ट हो, रादर देन? ये हमारी मांग है हमारे डिमांड चार्टर में कि 10,000 रुपये महीना टू स्टार्ट विद किसान को, और खेत मजदूर को भी, जब उसने अपना एक जीवन किया है और जब ओल्ड एज में चला गया तो उसको इतना भर जरूर मिलना चाहिए। ये वो मांग है हमारी। ये तो सर ओल्ड एज की हो गई मांग आपकी। ओल्ड एज की नहीं, रिटायरमेंट समझो इसको, रिटायरमेंट की मांग हो गई। हाँ। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि आप धान उगाइए, जो भी उगाना उगाइए, हम आपको एक पर्टिकुलर पैसे देंगे कि भाई ये आपकी ज़मीन है, हमारी, आपने जो उगाया है वो सारी फसल हमारी, हम आपको पर मंथ के 2 लाख रुपए देते हैं। ये काम वो करवाना चाहते थे 3 कानूनों में, मतलब कंपनियों के माध्यम से, कि कंपनी आपकी ज़मीन को ठेके के ऊपर ले लेगी और वो खरीदने की गारंटी देगी, बीज दवाई वगैरह वो आपको देगी, आप उनकी एडवाइस पे ग्रो करेंगे, फिर वो आपकी खरीदेगी, मंडी की ज़रूरत नहीं। और जब मंडी में कबूतर बोलेंगे 2 साल के बाद वो आपकी फसल लूटेंगे, खरीदेंगे नहीं। ये उनका था। तो गवर्नमेंट एश्योर कर दे उनको कि कुछ बचत होनी चाहिए फॉर द टाइम बिंग, एक बात तो ये ना, लेकिन ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़ के रूप में जो स्टेट सपोर्ट होती है, बजटरी सपोर्ट, वो कृषि क्योंकि एक प्राइमरी सेक्टर है, उसके अंदर आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो रोजगार भी प्रोवाइड करता है बहुत सारे लोगों को, मतलब। तो वो एक अलग क्वेश्चन है जो आप कह रहे हो। पेरू का एक अपना सिस्टम हो सकता है, वो बहुत आगे के देश है हमारे से, परंतु सोशल सपोर्ट तो मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब।
ओके। कि वो सस्टेन कैसे करे, वरना वो उत्पादन संकटग्रस्त रहेगा तो उत्पादन में ही अवरोध हो जाएगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल है, आप खुश हैं हरियाणा में जन्म लेके? क्यों नहीं, जरूर खुश हैं। मतलब हरियाणा एक सुंदर प्रदेश है, डेफिनेशन क्या है आपके हरियाणा की? वहीं रहते हुए हरियाणा में हम इस लायक बने कि हम चार बात जानते हैं, आज थोड़ा समाज का विश्लेषण कर सकते हैं और उसको बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं और देश में भी योगदान दे रहे हैं। ये हरियाणा में पढ़ लिख के और ग्रो होके ये कुछ वहाँ के समाज से, परिवार से, गांव से हमने अपने अध्यापकों से सीखा है। सर आप क्या, कैसे आप समझते कैसे हरियाणा को, क्या है हरियाणा आपके लिए? हरियाणा एक हमारा ऐसी मतलब इकोनॉमिक, ज्योग्राफिक और सोशल एंटिटी है जैसे और प्रदेश हैं, तो उसकी कुछ चीज़ें मतलब और देश के साथ कॉमन है, कुछ चीज़ें उसकी विशिष्ट हैं, स्पेसिफिक भी हैं, उनकी अपनी विशेषताएं भी हैं। अगर हम उसके भीतर जाएंगे तो हरियाणा कोई बहुत बड़ा उस तरीके से मतलब अंधविश्वास में डूबा हुआ प्रदेश नहीं रहा कभी भी। मतलब उसकी कई चीज़ें प्रगतिशील हैं, वहाँ कोई छुआछूत उतना मतलब विकट रूप में नहीं है, कितनी चाहे कोई कोशिश कर रहा है फैलाने की, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ सकारात्मक चीज़ें हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ एक जो सामंती व्यवस्था के जो मूल्य सिस्टम जो भी होते हैं वो भी हैं और अति आधुनिकता के भी हैं, और उन दोनों का एक बहुत ही विचित्र मिश्रण हुआ है, जिसके बाद किस तरीके का उसका मतलब परिदृश्य उभरता है उसमें से सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से, उस परिदृश्य का ठीक ठीक विश्लेषण किया जाना जरूरी है। मतलब हरित क्रांति जहाँ सबसे पहले आई थी ये उन इलाकों में है पंजाब के साथ साथ, ठीक है ना। तो उस हरित क्रांति ने एक पर्टिकुलर हिस्से को अच्छा खासा लाभान्वित किया, किसानी के एक हिस्से को, और एक बफर स्टॉक बनाया देश को। जिनको वो न्यू रिच कहते हैं, नव धनाढ़ जो उभर के आया, वो नौकरियों पे भी, वो ब्यूरोक्रेसी में भी, उसने राजनीति के ऊपर भी वर्चस्व किया, उसने पंचायतों में भी नेतृत्व प्रदान किया। लेकिन उनके अपने जो सरोकार हैं, सामाजिक सरोकार कह लो या सारा मतलब आपको उनको सांस्कृतिक सरोकार कह लो, वो कोई उतने समृद्ध नहीं है, बड़े शैलो किस्म के भी हैं। मतलब अच्छा खासा आपको पढ़ा लिखा व्यक्ति मिलेगा लेकिन बहुत गहराई नहीं है, इसलिए वो कास्ट वगैरह की भी वो इस्तेमाल करते हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन दूसरा फीचर जो मुझे जो लग रहा है वो ये है कि समाज सुधार के जो आंदोलन होते हैं, सामाजिक सुधार के, उसमें हम पिछड़े हैं, वो ड्यू है। मतलब हमें ये कहना चाहिए, मतलब पंजाब के मुकाबले या और कई साउथ के मुकाबले हमारा पिछड़ापन है। वो सामाजिक सुधार के आंदोलन, मतलब लिंग समानता, जैसे महिला पुरुष की जेंडर इक्वलिटी का सवाल है, कास्ट वाला सवाल है, तो इनकी ज़रूरत है। तो मतलब समाज जैसे दो पैरों पे खड़ा होता है, एक आर्थिकता का है और एक सामाजिकता का है। तो आर्थिक प्रगति भी साथ साथ होनी, दोनों का मतलब एक समावेशी अभियान चलना जरूरी है। आर्थिक नीतियों का हम विकल्प पेश करें कि भाई उद्योगीकरण होना चाहिए, छोटा भी, ग्राम उद्योग का भी, बड़े उद्योग भी, नौकरियां भी निकलनी चाहिए, और ये सारा उभरना, और इसके बाद फिर सोच आधुनिक होनी बहुत ज़रूरी है। एज ए सोसाइटी भी हमें ग्रो करना चाहिए, एज ए सोसाइटी हमें ग्रो करना चाहिए, और इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश होने चाहिए जो फॉरवर्ड लुकिंग जिनको कहते हैं, समाज को आगे बढ़ाने वाले। उसमें गवर्नमेंट की एक अपनी भूमिका होती है, वो करेंगे नहीं करेंगे उनकी अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, लेकिन ये समाज का काम है। समाज में सोशल अवेयरनेस, टोटल वो अवेयरनेस में वही कह रहा हूँ, उसमें महिलाओं के बीच भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। युवाओं की एस्पिरेशन जब पूरी नहीं हो रही, वो जो मैं नशाखोरी की आपको मतलब एक उदाहरण दिया, बहुत चिंता का सबब है ये कि किस तरीके से इस परिस्थिति से आगे निकल पाएंगे। तो कोई ना कोई रचनात्मक और पॉजिटिव एजेंडा उनके साथ। अब आप स्पोर्ट्स में देखो, हरियाणा की लड़कियां भी लड़के भी कितना आगे बढ़ के वो काम करें, इसका मतलब क्षमताएं तो हैं। तो उन क्षमताओं
को सही से यूटिलाइज करते हुए वेरियस फील्ड्स में उनको टैप किया जाए और ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को बढ़ाया जाए, इसकी ज़रूरत है हरियाणा में। ओके, आखिरी एक दो सवाल है सर। जैसे आपने समाज सुधार की बात करी, तो आर्य समाज का जो आंदोलन हरियाणा में हुआ, आर्य समाज की वजह से जो जागृति, अवेयरनेस जो हरियाणा में आई, उसके ऊपर कुछ बताइए ना। और ये समाज ही आखिरी मतलब समाज सुधार का आंदोलन था हमारे यहाँ, जो आखिर में हुआ जाके। लेकिन आर्य समाज का आगमन हमारे इलाकों में तब हुआ जब वो अपनी ज़्यादातर ऊर्जा मुका चुका था, मतलब अच्छा, एग्जॉस्ट हो चुकी थी उसकी ऊर्जा। आर्य समाज का हम किस रूप में देखते हैं, उसका एसेंस देखा जाए कि अंधविश्वास, कर्म कांड, मूर्ति पूजा, ब्राह्मणवाद ये नहीं होने चाहिए। ये उन्होंने किया। स्त्री शिक्षा होनी चाहिए, पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे पर्दा उसके बाद भी खूब रहा, और आज अगर हट रहा है तो वो परिस्थितियों ने उनको विवश किया है, तो हट रहा है आधुनिकता के उससे। लेकिन आर्य समाज की भूमिका रही है हमारे यहाँ इन अंधविश्वासों से बाहर निकालने में, परंतु उसकी सीमाएं ये थी कि वो एग्जॉस्ट हो चुका था उस रूप में। और बाद में जाके तो फिर कभी आप करेंगे बात कि किस तरीके से वो हिंदुत्व में भी मतलब भेंट चढ़ गया। खुद आर्य समाज का भी एक बड़ा हिस्सा और छोटा हिस्सा फिर भी उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज नए किस्म के समाज सुधार के आंदोलन की ज़रूरत है, जिसको नव जागरण कहते हैं। उसके अंदर एक न्याय दृष्टि विकसित हो लोगों के बीच में ना, एक दूसरे के प्रति मतलब लगाव वाली भी हो, ये जात पात के बंधन ये टूटे, ये लिंग भेद जो है ये दूर हो। ये जो खिलाड़ियों का मैंने लड़कियों का उदाहरण आपको दिया है, इसीलिए दिया है कि एक संकेत है कि एक बदलाव की आहट है ये, मतलब उसको पहचानने की और उसको ठीक से पकड़ने की ज़रूरत है, पकड़ के उसको फिर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। वो संकेत मौजूद हैं, बड़े इम्पोर्टेंटली वो संकेत मौजूद हैं हमारे समाज के अंदर। ओके, आखिरी सवाल, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आप प्राउड फील करते हैं अपने आप को जाट होने पे? नहीं, हम जातिवाद में विश्वास नहीं करते, लेकिन हम दिल से बतानी है। नहीं, मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ कि कोई आदमी अपनी इच्छा से किसी कास्ट में पैदा नहीं होता है। तो हम प्राउड फील हरियाणवी होने पे, भारतीय होने पे करते हैं, एक अच्छा इंसान होने पे ज़्यादा प्राउड करते हैं, वो बात है। परंतु अगर हम जाट परिवार में पैदा हो गए तो इसका कोई हमें पश्चाताप थोड़ी ना है। नहीं, एज ए कम्युनिस्ट नहीं, मैं कम्युनिस्ट बनता ही तब है जो जात पात और धार्मिक कट्टरपंथियों से ऊपर उठ जाता है, संकीर्ण भावनाओं से, तभी जाके तो कम्युनिस्ट बनता है कोई भी। जी, ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मतलब बातचीत करते हुए इतने जल्दी उठे आप, 6:30 बजे से नहीं, ट्रैवल कर रहे हो। नहीं, रोज का काम है, लेकिन आपने बातचीत की है। मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और वो कामयाबी के साथ आगे बढ़े ऐसी कामना करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ओके, कट।